स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में क्लास 8 का ज्योग्राफी भूगोल जो NCERT बुक से लिया गया है। इसमें आपको शॉर्ट नोट्स समरी टाइप का पॉइंट बाय पॉइंट मिलेगा। इससे पहले का वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 का ज्योग्राफी, क्लास 7 का ज्योग्राफी पढ़ चुका है, ठीक है। और इसमें पढ़ेंगे क्लास 8 का ज्योग्राफी, जिसमें पहला चैप्टर है आपका संसाधन, रिसोर्सेज। तो उस बुक में जो पढ़ने पे जो मेन पॉइंट मिलते हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, जैसे सीटेट का हो गया और भी एग्जाम्स में, तो ये सीटेट पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला पॉइंट है संसाधन। संसाधन से आप क्या समझते हैं? रिसोर्सेज, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। वह क्या है? संसाधन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। यानी वस्तु जब संसाधन बनेगी जब उनका कोई मूल्य होगा। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। यानी साधन जो है वो सभी संसाधन क्या है? मूल्यवान होते हैं। हो सकता है कि जो हमारे प्रयोग में है उसे लगे कि सिर्फ हमारे लिए ही मूल्यवान है, और जो हमारे प्रयोग में नहीं है तो हो सकता है वो किसी और चीज़ के लिए, औरों के लिए प्रयोग में हो। तो सभी जो संसाधन होते हैं वे मूल्यवान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेटेंट। पेटेंट से आप क्या समझते हैं? इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। जहाँ पे पेटेंट शब्द आपको मिले तो उसका मतलब आप ये समझेंगे कि इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। नेक्स्ट पॉइंट है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। समय और प्रौद्योगिकी क्या है? दो महत्वपूर्ण कारण हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं। पदार्थ को किस में परिवर्तन कर देते हैं? संसाधन में। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। लोग जो हैं वो स्वयं, हम और आप जो हैं वो स्वयं ही क्या है? सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे विचार, ज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट है पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। आप सभी जानते हैं जब तक पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था तब काफ़ी समस्या होती थी, लेकिन जब से पहिए का आविष्कार हो गया तब से लेकर के आज तक काफ़ी चीज़ों में सुविधा हो गई है और उसका मॉडरेट भी होते गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है साधनों के प्रकार। साधन के बारे में अभी हम लोगों ने समझ लिया कि साधन क्या है और कुछ अलग अलग भी वर्ड को समझा, लेकिन अब हम लोग इसमें जानेंगे कि साधनों के प्रकार। साधन कितने प्रकार के हैं, जिसमें पहला है आपका प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव संसाधन। यही दो संसाधन में सारा कुछ आएगा। तो चलिए पहला जानते हैं। प्राकृतिक संसाधन को हम लोग अच्छे से समझते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसमें क्या क्या आएंगे। जैसे प्राकृतिक कहने से ही तात्पर्य है, आप सभी लोग समझ होंगे कि जो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो प्रदान किया गया संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधन होगा। तो आइए इसे देख लेते हैं कि जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना, मीन्स उसमें ज़्यादा अधिक संशोधन करने की जरूरत नहीं है, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु जो है उससे हम लोग सांस के थ्रू लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? कुछ करते हैं क्या? कुछ बदलाव इसमें करते हैं? खुली हवा में सांस लेते हैं इसमें, लेकिन इसी का प्रयोग जो है हम लोग उसमें कुछ क्या करते हैं? बदलाव भी करते हैं, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल में यूज होता है तो उसे हम लोग किस तरह से करके उसमें फिर रखा जाता है। फिर है नदी, फिर है झीलों का मृदा जल, खनिज आदि। ये सब में है वो संसाधन में ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट है आपका
विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संसाधन, और इसी के अंदर में है जो विकास और उपयोग। संसाधन को अलग अलग चीज़ों में प्रयोग करते हैं ना, कैसे, तो विकास और उपयोग के आधार पर, यानी संसाधन का विकास कैसे हुआ और उसका क्या उपयोग है, उसके आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। यानी वास्तविक संसाधन जो वास्तव में है, और एक संभाव्य संसाधन जिसके संभावना है या हो सकती है। तो देखिए, पहला है आपका वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन में समझ लेते हैं कौन सी चीज़ें आएंगी। तो वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। यानी वास्तविक संसाधन होगा कि जिसका मात्रा हमें ज्ञात हो कि हाँ, इसका संसाधन का भंडारण इतना है, इस तरह से। इन संसाधनों का इस समय, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि दिख जाए। चलिए देखिए, वास्तविक संसाधन यानी वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन है। ये सब जो एग्जाम्पल्स अभी आपने सुना वे क्या है, वास्तविक संसाधन है। दूसरा है आपका संभावित संसाधन, यानी वे संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। संभावित संसाधन, संभावित शब्द से ही पता चल रहा है कि उसकी संभावना होगी, हम लोग उसका मात्रा ज्ञात नहीं है, नहीं कर सकते। तो वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती है और इस समय इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। संभावित संसाधन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अभी जो प्रयोग हम लोग कर रहे हैं वो वास्तविक संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। संभावित संसाधन का उपयोग कब किया जा सकता है, तो संभावित संसाधन का जो उपयोग है वो भविष्य में किया जा सकता है। जैसे लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभावित संसाधन का एक उदाहरण है। आप सभी को पता होगा कि लद्दाख में जो है बर्फ़ के नीचे जो है वो काफ़ी मात्रा में यूरेनियम वहाँ है। तो ये संभावित संसाधन है, उसका प्रयोग अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़मीन के अंदर है और काफ़ी मात्रा में वहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो अभी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाले पवनें एक संभावित संसाधन थी। देखिए, आज से 200 वर्ष पहले तीव्र गति वाले पवनें एक संभावित संसाधन थी। जैसे कि आज के डेट से लद्दाख में जो यूरेनियम है वो एक संभावित संसाधन है अभी, ठीक। लेकिन आज से 2 साल पहले हम लोग चल करके देखते हैं इस चीज़ को, तो जो तीव्र गति से चलने वाली जो पवन थी वो अभी के डेट के लिए संभावित संसाधन थी। उस समय उसका प्रयोग करना मुश्किल था, मतलब कि उस समय प्रयोग करना थोड़ा नहीं हो सकता था कि प्रयोग में किया जा सके। जैसे अभी हम लद्दाख में जो यूरेनियम है उसका सरकार नहीं उसका प्रयोग कर सकती। तो उसी तरह से है कि 200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाले पवनें एक संभावित संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन है। लेकिन आज जो है वो तीव्र गति से चलने वाली जो पहले संभावित संसाधन थी, लेकिन आज के डेट में वो क्या है, वास्तविक संसाधन है। जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के पवन फार्म तमिलनाडु के नगर कोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में बांटा जा सकता है। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को हम लोग अजैव और जैव संसाधनों में बांट सकते हैं। तो आइए जैव और अजैव के बारे में है जो कुछ जान लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, जैसे सूर्य और पवन ऊर्जा, जल, मृदा, वन आदि। ये सब जो है वो शीघ्र क्या हो जाते हैं, नवीकृत हो जाते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। अनवीकरणीय संसाधन का भंडार क्या है, सीमित है। जैसे अनवीकरणीय में है आपका कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, इन सभी का जो है वो भंडार
सीमित है। सर्वव्यापक संसाधन, सर्वव्यापक संसाधन में क्या क्या आएगा, जैसे वायु, सभी जगह इसका संसाधन प्रयोग किया जाता है, सभी जगह यह पाया जाता है। दूसरा है स्थानिक संसाधन, जैसे तांबा, ये किसी खास स्थान पर ही पाया जाएगा, सभी जगह वायु की तरह थोड़ी ना पाया जाता है। दूसरा है लौह अयस्क, ये किसी खास स्थान पर ही पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है स्थानिक संसाधन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। दूसरा है आपका मानव संसाधन, संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया, पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन हम लोगों ने पढ़ लिया, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मानव संसाधन। तो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, यानी प्रकृति से जो प्राप्त होता है मूल रूप में, तो उसका रूप जो है मूल रूप से बदल दिया जाता है। तो जैसे में लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था, जो प्रकृति में पाया गया है उस समय लौह अयस्क जो है वो उस समय तक संसाधन में नहीं था, जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। यानी लौह अयस्क से मानव उससे क्या बनाया, लोहा, और लोहे को उसमें बदलाव हुआ, लौह अयस्क से बदलाव होकर लोहे में बदला, और लोहे का प्रयोग हम सभी जानते हैं कितना प्रयोग है और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, जैसे में पुल, सड़क, मशीन और वाहन। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। कैसे है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण भी जरूरी है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि संसाधन संरक्षण क्या है। संरक्षण से सभी समझ होंगे कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए अनेक संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषीय विकास कहलाता है। सतत पोषीय विकास लगातार, सतत का मतलब लगातार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। ये था पहला चैप्टर। ठीक है, पहला चैप्टर में जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था वो आपको बता दिया गया है। अब स्टार्ट होता है आपका दूसरा पॉइंट, है ना, वन्य जीव संसाधन, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, ये है आपका दूसरा। तो चलिए इसे भी पढ़ते हैं। इसमें आपका पहला पॉइंट है कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। विश्व का जो 90% जनसंख्या है वो भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन है। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। जनसंख्या का वितरण असमान पाने का मेन रीजन क्या है, तो वो है भूमि। कैसे, इसमें देखें ना किस तरह से है, भूमि जो है जलवायु और भिन्न भिन्न लक्षण के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भूमि का उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए किया जाता है, वानिकी के लिए किया जाता है, वानिकी खनन के लिए किया जाता है, सड़कों के लिए किया जाता है और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि संसाधन का संरक्षण, वन रोपण। भूमि संसाधन का संरक्षण कैसे करेंगे, भूमि संसाधन का संरक्षण करना है तो हम लोग क्या करेंगे, वन को लगाएंगे, पेड़ पौधे को लगाएंगे, भूमि का उद्धार करेंगे, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक लगा करके हम भूमि संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा।
पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कोई पत्थर है ना, तो ये नदी के पानी के द्वारा, हवा के द्वारा ये धीरे धीरे या फिर उस पर तेज धूप पड़ती है तो ये क्या होता है, अपक्षय होती रहती है। अपक्षय करने का मतलब ये घिसता है। तो खनिजों से होता है यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनता है मृदा, मीन्स मिट्टी। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। कि मृदा का निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। नेक्स्ट पॉइंट है मृदा संरक्षण के उपाय। मृदा के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो मल्च बनाना, वेदिका फॉर्म, समोच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं, समोच्च रेखीय रोधिकाएं, चट्टान बांध, बीज की फसल उगाना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जल। अलवण जल केवल 2.7% ही है। अलवण जल कितना है, 2.7%। बाकी जो है वो लवण है। और हम लोग प्रयोग में अलवण जल का ही प्रयोग करते हैं, नहाने में, खाने पीने में और भी जितने सारे में प्रयोग होते हैं वो अलवण जल का ही होता है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुँच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता और न घटाया जा सकता है। यानी पृथ्वी पर जो जल है बस उतना ही है, इसको न ये तो न जल बढ़ता है और न ही घटता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। पृथ्वी पर जो जल है इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। समुद्र, नदी, तालाब जहाँ भी आप देखते हैं सभी की मात्रा स्थिर है। जल उपलब्धता की समस्याएं। जल की उपलब्धता की क्या समस्याएं हैं। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। इन सभी का जिसका भी मैंने नाम लिया तो ये ऐसे प्रदेश में स्थित हैं जहां पर अक्सर सूखा पड़ते रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है जल संसाधनों का संरक्षण। शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। रासायनिक अजैव इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। जल संग्रह, जल रिसाव को यानी नहर या कम किया जाए, स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना। नेक्स्ट है आपका CITES, CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wild fauna and flora, also known as the Washington Convention, साइंड 3 मार्च 1973। लोकेशन है वाशिंगटन DC। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ से दिया होगा NCERT बुक में, इसलिए यहाँ पे नोट किया हुआ है। खैर इसे देख लेंगे फिर। चलिए आगे देखते हैं। सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ये जो पॉइंट है अभी जो मैंने बताया ये क्या है, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है यानी CITES जो है ना। यानी इसके अंदर क्या होता है कि द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ विल्ड फौना एंड फ्लोरा, आल्सो नोन एज द वाशिंगटन कन्वेंशन। ये जो स्पीसीज ऑफ विल्ड फौना एंड फ्लोरा जो है वो आल्सो नोन एज द वाशिंगटन
कन्वेंशन साइन जो है वो 3 मार्च 1973 का है और लोकेशन वाशिंगटन डीसी का है। यानी सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधे के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। जैसे में भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड और एलो रक्षित प्रजातियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नोट्स में कि जलोढ़, काली, लाल और पीली मिट्टियाँ पोटाश और चूने से युक्त होती है। जलोढ़, काली, लाल और पीली मिट्टियाँ पोटाश और चूने से युक्त होती हैं, परंतु उनमें फास्फोरिक एसिड, नाइट्रेट और ह्यूमस की कमी होती है। यानी मिट्टी में किसका कमी होता है? फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। ये जो मिट्टी का नाम ऊपर में जो लिखा हुआ है, जलोढ़, काली, लाल और पीली मिट्टी में। लैटेराइट मिट्टी और रेतीली मिट्टी में ह्यूमस बहुत मिलता है। देखिए यहाँ पे जो पॉइंट बताया जा रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। जलोढ़, काली मिट्टी में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, ये मैंने बताया। और दूसरा मैं बता रहा हूँ कि लैटेराइट मिट्टी और रेतीली मिट्टी में ह्यूमस बहुत मिलता है। यानी दो जो ऐसे मिट्टी हैं जो भारत में पाए जाते हैं, लैटेराइट मिट्टी और रेतीली मिट्टी में ह्यूमस बहुत मिलता है, परंतु अन्य तत्वों की कमी होती है। पहला है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी को दोमट और कछार मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी हमारे देश के समस्त उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। प्रकृति से यह एक उपजाऊ मिट्टी होती है। उत्तरी भारत में जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह तीन मुख्य नदियों द्वारा लाई जाती है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसलिए हम समझ सकते हैं कि यह मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम के आधे भाग में पाई जाती है। भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में पूर्वी तट पर भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। और दूसरा है आपका काली मिट्टी। तो हम लोग यहीं तक रखते हैं पहला, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काली मिट्टी से। तो हमारे चैनल के साथ में आप बने रहिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे काली मिट्टी से शुरू करेंगे, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आप सभी का धन्यवाद।